गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। आज हम सब लोग सोम के नेक्स्ट लेक्चर 59 लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर 4 के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस किए थे, कुछ बचे हुए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। सबको आप सब लोग को इसका थ्योरी और क्वेश्चन सेट मिल चुका होगा। आप सब लोग खुद भी ट्राई किए होंगे। जो क्वेश्चन फंसे हैं उसको आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 4 का 42 तक क्वेश्चन हो गया है पिछले लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट 43 से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तो आप ध्यान से देखिए, अ लोडेड बीम सोन इन फिगर। कोई एक लोडेड बीम जो कि फिगर सोन इन द फिगर आपको दिखाया गया है। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू द बीम। तो ये आपका एक लोडेड बीम है, एक कोई आपका क्या है, लोडेड बीम है, और ये फिगर में दिखाया गया है। इसके इस एंड पर डब्ल्यू लोड, इस एंड पर डब्ल्यू लोड, और मिड में भी डब्ल्यू लोड, और बोथ साइड से यहाँ सपोर्ट्स हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सपोर्ट्स रिएक्शंस जो आएंगे वो 3/2W आएंगे और 3/2W आएंगे। क्यों? ड्यू टू सिमेट्रिसिटी आप बता सकते हैं। अब इसमें हमें बीएमडी बनाना है, तो पहले तो लोडिंग समझे, फिर एसएफडी समझे, फिर बीएमडी समझेंगे। यही अप्रोच होना चाहिए। देखिए, अ लोडेड बीम सोन इन द फिगर, कोई एक लोडेड बीम फिगर में दिखाया गया है। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बताना है। अब इसमें आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, तो पहले हम शियर फोर्स डायग्राम। देखिए, जितनी लोडिंग है उतने पार्ट तो होना ही है, तो हम पहले क्या बनाएंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट लोड है तो यह आपका रेक्टेंगुलर बनना है, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। ये सब चीजें आप समझ रहे हैं। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका गारंटीड क्या होने वाला है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका लीनियर बनने वाला है। वो सब चीजें आप समझ रहे हैं, लेकिन कैसे, तो जब आपने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया, यही लेफ्ट साइड से आप राइट साइड गए, अलग अलग सेक्शन पर पूछते गए और ग्राफ बनाते गए। अब जैसे आप आगे बढ़ना शुरू किए, आप जैसे कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे, क्या डब्ल्यू डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड अपने आप ही कह रहा है कि -W होगा। डाउनवर्ड बता रहा है क्या होगा, -W, पूरे सेक्शन में -W। फिर यहां से जैसे आगे बढ़े तुरंत 3W/2 ऊपर हो गया, तो अब यहां पर W/2 बचेगा, वो भी पॉजिटिव। क्योंकि आप जब इस जोन में जैसे एंट्री मारेंगे तुरंत W नीचे और 3W/2 ऊपर, तो नेट जो आएगा वो W/2 अपवर्ड आएगा। फिर उसके बाद फिर आपने W, फिर आपका W डाउन हो गया, तो -W/2। फिर अगर आप ध्यान से देखें, फिर अगर आप ध्यान से देखें तो फिर आपका 3W/2 फिर ऊपर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, W। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। आप भी दे गए -W, फिर W/2, फिर कुछ रेंज में वही रहा, फिर -W/2, फिर आपका W/2। तो अब हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हमारे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक। अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। हम सब लोग इसमें अब आगे बढ़ते हैं और आगे की ट्राई करते हैं कि क्या बातें होने वाली हैं। चलो भाई, तो अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। इसका क्या बनाना है, बेंडिंग मोमेंट। अब इसी के जस्ट नीचे आप बनाइएगा, लेकिन हमारे पास स्पेस कम है तो हम इसी में बना दे रहे हैं। स्पेस कम है तो इसके जस्ट ऊपर बना दे रहे हैं, जिससे आप ऊपर, आप इसके जस्ट नीचे बनाइएगा आप सब लोग। और ये x है और ये क्या है, mx है, ये आपका mx है। अब जैसे आप जाएंगे तो यहां से जैसे आगे बढ़ेंगे W/x नीचे की तरफ, और ये दूरी L है, तो क्या ये -WL होगा। जैसे से आप आगे बढ़ेंगे ये हॉक कराएगा, हॉक कराएगा W/x, L दूरी जाने पर -W/L। फिर आप देखेंगे तो ये इतना, अब देखिए ये एरिया भी अगर निकाले तो -W/L आएगा, और ये W/2 L होगा। ये क्या होगा, W/2 क्लियर हुआ कि नहीं। तो W/2 आपका इसमें बढ़ गया, तो आपका ये आप देखेंगे फिर -WL/2। क्यों भाई, अगर ये WL है और ये 2L डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये L है और ये L है।
तो अगर ये W/2 इंटू एल है, माइनस WL में W/2 इंटू एल प्लस हो गया तो माइनस WL/2 बचा, फिर माइनस, तो फिर आपका ऐसे माइनस WL हो गया और फिर आपका ये 0 हो गया। तो इस तरह का जो भी डायग्राम होगा वही क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ए पार्ट माइनस WL फिर प्लस WL/2 जब किए तो माइनस WL/2 माइनस WL और फिर ये 0। बात समझ में आ गई? तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हो गया BMD और ये क्या हो गया SFD। तो आपका SFD BMD दोनों ड्रॉ हो गया। BMD पूछा था, BMD बन गया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा जाता तो W इंटू एल और मैक्सिमम शियर फोर्स पूछा जाता तो W। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ बीम। बीम के संबंध में निम्नलिखित बातों को कंसीडर करें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ लोडिंग एट द पर्टिकुलर सेक्शन। बिल्कुल सही है। पहला बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लोड या रेट ऑफ लोडिंग। बिल्कुल सही है। रेट ऑफ लोडिंग का मतलब क्या हुआ, ये लोड नहीं है, ये लोड रेट ही है, लोड नहीं है, न्यूटन नहीं, न्यूटन पर मीटर अगर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू द शियर फोर्स। बिल्कुल सही है। बेंडिंग मोमेंट का रेट ऑफ चेंज जो होता है वो शियर फोर्स के बराबर होता है। ये भी सही, ये भी सही। मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ बीम अकर्स, तो मैक्सिमम शियर फोर्स एट पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट नहीं, आप ध्यान रखिए मैक्सिमम शियर फोर्स का मतलब कि लोडिंग आपका 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम शियर फोर्स वहीं घटित होगा जहां पर शियर फोर्स का स्लोप 0 होगा। और शियर फोर्स का स्लोप बेंडिंग मोमेंट नहीं होता, शियर फोर्स का स्लोप क्या होता है, लोडिंग होता है। तो जहां लोडिंग 0 हो वहां पर मैक्सिमम शियर फोर्स अकर होगा। तो यहाँ पर कौन सही है, 1 एंड 2 सही है। जो सही है वही सही है। नेक्स्ट, द बीम ऑफ लेंथ 4L is simply supported on two support with equal overhang। तो कोई आपका एक बीम है जिसकी लंबाई 4L है और ये आपका L आपका ओवरहैंग है। इक्वल ओवरहैंग क्या है, LL है। देखिए क्वेश्चन को बनाना भी आना चाहिए। द बीम ऑफ लेंथ 4L, तो बीच की दूरी क्या बची 2L। स्पैन की लंबाई क्या हो गई, स्पैन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स। अ बीम ऑफ लेंथ 4L is simply supported on two supports, सही है, with equal overhang of L। दोनों तरफ ओवरहैंग जो है वो L है। 4L लंबाई, आइदर साइड, दोनों साइड, इस साइड भी और उस साइड, कैरीज 3 इक्वल लोड, 1 ईच एट फ्री एंड। 3 इक्वल लोड है, 1 क्या है, 1 ईच एट फ्री एंड्स एंड थर्ड एट द मिड स्पैन। थर्ड जो है वो कहां पर, मिड स्पैन। Which one of the following diagram represent the correct distribution of shear force। अब आप ध्यान से समझिए, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। कोई एक बीम है, कोई एक आपका क्या है, बीम है। यहां पर आपका फ्री एंड पर लोड क्या है, W है। और यहां पर आपका इक्वल ओवरहैंग, ये R1 और ये R2, ठीक है। और यहां पर आपका क्या है, यहां मिड में भी W है। ये L, ये L, ये L, ये L, टोटल क्या हो गया 4L। तो R1 जो होगा वो 3/2W अभी क्वेश्चन किया था, और R2 भी जो होगा वो 3/2W। 3 लोग हैं उसमें से आधा आधा बंटवारा। तो शियर फोर्स डायग्राम जो होगा, जितने आपकी लोडिंग पार्ट्स हैं उतने पार्ट में तो डिवाइड कर ही दीजिए। तो शियर फोर्स डायग्राम जो आएगा वो -W, फिर +W/2, फिर -W/2, -W/2 और फिर आपका +W। ऐसे होगा शियर फोर्स डायग्राम। ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम इस लोडिंग के लिए। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपको बताया गया, यही क्वेश्चन था। तो शियर फोर्स डायग्राम इसमें अगर देखा जाए तो ये होगा, बशर्ते इसकी लंबाई अगर W है तो इसकी लंबाई जो होगी वो -W/2 होगी। बात समझ में आ रही, एकदम क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। A simply supported beam is subjected to a distributed loading as shown in the diagram. Thus maximum shear force in the beam। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एक ऐसे बीम है, एक ऐसी लोडिंग है, मैक्सिमम एंड पर 0 है
और बीच में क्या है, मैक्सिमम लोड रेट है, और ये आपका W है। यहाँ रिएक्शन कुछ है, यहाँ रिएक्शन कुछ है, दोनों रिएक्शन सेम होंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये R जो होगा, R1 जो होगा, और ये जो R2 होगा, अगर लंबाई L/2 ये है और ये L/2 है, देखिएगा टोटल लंबाई अगर L है तो आधी लंबाई L/2 होगा, तो R1 जो होगा इस आधे एरिया के बराबर होगा, क्योंकि आधा लोड R1 आधा लोड R2। तो यहां से अगर हम आपसे ध्यान से देखें तो ये आएगा 1/2 W इंटू L/2। तो R1 का मान जो आएगा वो WL/4 आएगा, R1 का मान। ऐसे R2 का भी मान जो आएगा वो WL/4 आएगा। जब आप इसका एसएफडी बनाएंगे, अब देखिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो गारंटीड आपका पैराबोला बनने वाला है। CR4 डायग्राम कैसा बनने वाला है, पैराबोला बनने वाला है। CR4 डायग्राम पैराबोला गारंटीड बनने वाला है। अब जब पैराबोला बनने वाला है तो पहले देखिए यहाँ पर लोड 0 है, मतलब आपका स्लोप यहाँ पर, CR4 डायग्राम का स्लोप यहाँ पर 0 होने वाला है CR4 डायग्राम का। तो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ भी स्लोप 0 होना चाहिए। तो ये आपका इस तरह से, और ये दोनों पैराबोला ही होंगे, दोनों क्या होंगे, पैराबोला। ये भी पैराबोला, ये भी क्या होगा, पैराबोला होगा, और ये भी आपका पैराबोला होगा। बात समझ में? अगर हम यहाँ पर मान पूछें तो ये WL/4 होगा, और यहाँ पर -WL/4 होगा। ये आपका CR4 डायग्राम। मैक्सिमम शियर फोर्स इक्वल टू अगर पूछे तो मैक्सिमम शियर फोर्स आपका जो होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स जो होगा वो आपका, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम शियर फोर्स आपका, मैक्सिमम शियर फोर्स WL/4 के बराबर होगा, यही मैक्सिमम होगा। तो यहां से अगर ये आए कि मैक्सिमम शियर फोर्स बताइए, तो मैक्सिमम शियर फोर्स इक्वल टू WL/4। और क्वेश्चन भी यही था, आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर फोर्स इन द बीम, तो मैक्सिमम शियर फोर्स इक्वल टू WL/4, मैक्सिमम शियर फोर्स इक्वल टू WL/4। अगला, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ 2 मीटर लेंथ, कोई एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई क्या है, 2 मीटर, सपोर्ट अ ट्रायंगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक ट्रायंगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को सपोर्ट कर रहा है ओवर इट्स इंटायर लेंथ, पूरी लंबाई में, द मैक्सिमम ऑफ व्हिच इज एट द फ्री एंड, जो मैक्सिमम है वो कहां पर है, फ्री एंड है, और द लोड इज, ये आपका W हो गया। आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनता है डायग्राम, फिर पढ़ना लिखना तो बात का विषय होगा। पहले अ कैंटिलीवर बीम ऑफ 2 मीटर लेंथ, ठीक है भाई, सपोर्ट अ ट्रायंगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो ट्रायंगुलरली तो आपका एंड पर भी 0 हो सकता है, एंड पर आपका मैक्सिमम भी हो सकता है, व्हिच इज ओवर इट्स इंटायर लेंथ, पूरी लंबाई में आपका ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है, द मैक्सिमम ऑफ व्हिच, उन सब में से मैक्सिमम जो है वो फ्री एंड पर है, फ्री एंड पर क्या है, मैक्सिमम, द टोटल लोड, ये जो टोटल लोड है, ये टोटल लोड, तो W टोटल जो है वो टोटल जो आपका है वो क्या होगा, WL/2 होगा, और ये 37.5 किलो न्यूटन है। तो अगर हम यहां से देखें तो आपका क्या आने वाला है, आपका आने वाला W इंटू 2/2, क्योंकि L का मान 2 है, इक्वल टू 37.5, यहां से W का मान जो आएगा वो 37.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ध्यान रखिएगा टोटल लोड 37.5 है, टोटल लोड क्या है वो 37.5 है, तो इसीलिए आप ध्यान से इसको रखिएगा कि ये आपका टोटल लोड WL/, टोटल लोड आपका WL/, क्या है, टोटल लोड आपका WL/2 होगा ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्री एंड, टोटल लोड ये है। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स एंड, फिक्स एंड पर बेंडिंग मोमेंट, यहां पर बेंडिंग मोमेंट, कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं पे खड़े होके पूछ लीजिए, सबसे आसान होता है, किसी एक पॉइंट पर पूछे वहीं खड़े हो जाओ,
पूछो क्या है बेंडिंग मोमेंट, तो कहेगा इतना लोड बाएं साइड है। तो अगर हम आपसे फिक्स एंड पर बेंडिंग मोमेंट पूछें, बेंडिंग मोमेंट और वो भी कहां पर, एट फिक्स एंड, तो आप खड़े हो जाओ वहीं पर। बेंडिंग मोमेंट एट कहां पर, फिक्स एंड। अब देखिए इसका ये भी निकालने की जरूरत तो खैर नहीं थी, लेकिन हम लोग निकाल ही लिए तो निकाल लिए। अब ये टोटल लोड कितना है, तो सर चाहे एरिया ये लिख के करो चाहे डायरेक्ट, 37.5 टोटल लोड है। ये टोटल लोड कितना है 37, और कितनी दूरी पर, तो इधर से 2h/3 होता है, मतलब 2 इंटू 2/3, बस हो गया आंसर। और ये निगेटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर हॉगिंग कराएगा, बस हो गया। टोटल लोड अब अगर लिखो तो 1/2 W इंटू L इंटू 2L/3, तो क्या फायदा, जब आपको टोटल लोड डायरेक्ट दिया है तो ऐसे ही करिए। तो यहां से आएगा 37 का 4 गुना करेंगे, 37 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा, 150 आएगा। और ये तो आ गया 50 न्यूटन मीटर। 37 का 4 टाइम्स करेंगे 150 आएगा, और ये आ गया आपका 50 न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन, सॉरी किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि ये है। तो आप इसको जब न्यूटन मीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक तो किलो से आएगा और एक मिलीमीटर, तो ये 50 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। नेक्स्ट, समझ में आया, वो सब करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपसे लोड इंटेंसिटी फ्री एंड पे पूछे तो वो 37.5 किलो न्यूटन पर मीटर खुद। द शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ बीम, एसएफडी दिया हुआ है, एसएफडी पैराबोला आपको दिख रहा है एज सोन इन द फिगर। ठीक है भाई, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अगर ये पैराबोला है तो गारंटी है बीएमडी क्यूबिक होगा, बीएमडी क्यूबिक होगा। और यहां पर शियर फोर्स 0 है, यहां पर शियर फोर्स मैक्सिमम निगेटिव है। तो देखिए बीएमडी क्यूबिक होगा तो इन सबको तो तुरंत बात ही टाल दिए, और सर यही ओके टेस्टेड है। अब क्यूबिक में भी कई आ जाए, क्यूबिक में भी कई आ जाए, तो इसमें देखिए यहाँ पहले स्लोप 0 है, और बेंडिंग मोमेंट का इस कॉर्नर पर स्लोप क्या होना चाहिए, एकदम नीचे ही बनाओ तो एकदम दिख जाएगा। ये एसएफडी है और बीएमडी आपको बनाना है, तो पहले स्लोप 0 होना चाहिए। यहाँ पे स्लोप, क्योंकि इसका स्लोप ये बताता है, ये एसएफडी है और ये बीएमडी है, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप ही शियर फोर्स डायग्राम होता है। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप ही क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम होता है। तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए एकदम से कि यहाँ स्लोप 0 है, यहाँ वैल्यू 0 है, यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम निगेटिव है और मैक्सिमम, तो यहाँ पे स्लोप आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका शियर फोर्स निगेटिव है। अब मैक्सिमम यहाँ पर निगेटिव है पर ये पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, पर क्यूबिक है, तो साइन कन्वेंशन कभी कभी लोग अपोजिट ले लेते हैं, तो उसके हिसाब से क्यूबिक होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए आंसर किए, आपका ये हो गया। नेक्स्ट भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। दिए गए कोड्स के अकॉर्डिंग आप लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाएं। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को क्या करना है, मिलाना है। फर्स्ट आपका कंडीशन ऑफ बीम दिया है, और सेकंड आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया है, सेकंड आपका बीएमडी दिया है। चलो भाई नेक्स्ट, बीम इज सब्जेक्टेड, अब कंडीशन ऑफ बीम है तो बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एट द एंड ऑफ कैंटिलीवर। जब आपके एंड ऑफ कैंटिलीवर पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा होगा तो उस समय आपका बीएमडी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और शेप जो होगा वो आपका रेक्टेंगुलर बनेगा। कांस्टेंट मींस रेक्टेंगुलर। कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो एसएफडी लीनियर होगा और ये पैराबोला बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, पैराबोला। कैंटिलीवर कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट फ्री, मतलब आपका ऐसे लीनियरली वेरिंग लोड 0 एट फ्री एंड मैक्सिमम एट द सपोर्ट। तो जब लोड लीनियरली वेरिंग होगा, शियर फोर्स डायग्राम पैराबोला होगा, और ये क्या होगा, क्यूबिक पैराबोला होगा। A beam having load at its center and supported at ends, तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो बीएमडी ट्रायंगुलर शेप बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है।
तो ये आपका 1 हो गया। तो अगर आप मैच कराएं तो इसका 4, Q का क्या हुआ, Q का हो गया 3 और R का क्या हुआ, R का आपका हो गया 2 और इसका 1। 4 3 2 1 बी पार्ट। 4 3 2 1 क्या हो गया, बी पार्ट हो गया। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन हम लोग, द गिवन फिगर शोज द शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ बीम एबीसीडी। अगर एसएफडी आपको दिया गया है, शियर फोर्स डायग्राम दिया गया है, बीएमडी आपको बनाना है, बीएमडी आपको, तो पहले ये अगर कांस्टेंट है तो ये लीनियर होगा और बीच में कुछ नहीं है तो बदलेगा ही नहीं, वही कांस्टेंट रहेगा और फिर ये घट के 0 हो जाएगा। ये बीएमडी पहले कांस्टेंट है तो इसका एरिया ही तो आपका बेंडिंग मोमेंट देता है। तो यहां से अगर इसका मान देखें और ये वैल्यू W हो तो ये W टाइम्स ऑफ AB होगा, ये जो होगा वो W टाइम्स ऑफ AB होगा। तो पहले लीनियर और बीच में शियर फोर्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट और फिर डिक्रीज होके 0। तो बेंडिंग मोमेंट इन द पोर्शन BC, तो BC में आप क्या कह सकते हैं, BC में कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, वो भी 0 नहीं, नॉन जीरो कांस्टेंट। तो क्या होगा, इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बीच में क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। नेक्स्ट, the bending moment distribution in a built up beam is shown in the figure। ठीक है, the shear force distribution of the beam is represented by। तो ध्यान रखिएगा ABCD यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है डायग्राम, ध्यान दीजिए। तो आपको बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्ट इन बीम, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। ये फिगर, पहला फिगर जो है ये बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपका बीएमडी है, ये आपका क्या है, बीएमडी है। तो शियर फोर्स क्या होगा, तो शियर फोर्स पहले पॉजिटिव और फिर बाद में निगेटिव। ये कैसे पता चला गुरुजी, आप इतने महान कैसे हो, इतना जल्दी कैसे बता ले जाते हो। तो अगर बेंडिंग मोमेंट इस तरह से दिया है तो इसका स्लोप ही तो आपका शियर फोर्स होता है। तो फर्स्ट पोर्शन यहां से लेके यहां तक अगर हम देखें तो स्लोप कांस्टेंट है और वो भी पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट। और फिर अगर आप देखें तो फिर स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, ये आपका नेगेटिव स्लोप है तो ये नेगेटिव हो गया, तो आपका बन गया, यही होगा। ठीक है, शियर फोर्स बीएमडी अगर ऐसा है तो एसएफडी ऐसा होगा। अगर बीएमडी ऐसा है तो एसएफडी ऐसा होगा, ये गारंटी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट, अगला क्वेश्चन, इन अ बीम एट अ प्लेस वेयर द शियर फोर्स इज मैक्सिमम। तो देखिए, अगर शियर फोर्स मैक्सिमम है तो ये बिल्कुल नहीं बता रहा है कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। हाँ, शियर फोर्स 0 होता, देखिए बेंडिंग मोमेंट का स्लोप जो होता है वो शियर फोर्स होता है, वो क्या होता है, शियर फोर्स। अब शियर फोर्स मैक्सिमम होना ये नहीं तय करता कि बेंडिंग मोमेंट का क्या होगा। बात समझ में आ रही, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी पता नहीं है, नाइदर मैक्सिमम नॉन। जब शियर फोर्स 0 होगा तब जरूर तय होता है, शियर फोर्स 0 होना जरूर तय करता है कि बेंडिंग मोमेंट का स्लोप 0 होगा और उस समय बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। बात समझ में आ रही, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नेक्स्ट, द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आपको दिखाया गया है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x मेजर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से नापा गया है। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन as a function of distance x measured from the left hand for a simply supported beam of span L, जिसकी स्पैन क्या है, L है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसकी आपकी कुछ भी लंबाई क्या है, L है। कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W न्यूटन पर मीटर। तो ये W न्यूटन पर मीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ले जा रहा है, इससे x दूरी पर, इससे x दूरी पर आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाना है। तो आप बताइए, अगर ये W है तो रिएक्शन WL/2 होगा, रिएक्शन WL/2 होगा। ठीक है, हम x दूरी पर गए और यहीं पर खड़े हैं, हम x दूरी पर गए और यहीं पर क्या है,
खड़े हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका लेफ्ट साइड से x नापने पर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बताओ। तो आप जब खड़े हुए और लेफ्ट साइड देखे तो लेफ्ट साइड पहला कार्यक्रम है कि WL/2 जो है वो x दूरी पर है, वो सेक कराएगा। WL/2 क्या कराएगा? देखिए आप इसके लेफ्ट पूरा देखिए तो ये आपका WL/2 इंटू एक्स सेक कराएगा, माइनस W इंटू एक्स तो लोड है। अच्छा माइनस क्यों? क्योंकि ये लोड हॉक कराएगा, ये लोड क्या करेगा? हॉक। तो W इंटू एक्स और इंटू x/2, क्योंकि ये बीच की दूरी क्या होगी? x/2। तो यहां से जो आएगा वो WLx/2 माइनस WX² होगा। तो यहां से अगर हम तो फाइनली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो हो गया पहला ही ऑप्शन, पहला कि दूसरा। तो आप यहां से देख सकते हैं WLx/2 माइनस WX²/2। कुछ नहीं करना था। यूडीएल के केस में किसी x दूरी पर आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस लिखने थे, तो आपने आसानी से कर ली। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है। तो अब हम सब लोग का यहीं पर ये चैप्टर्स के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम सब लोग आगे से, ठीक है, चैप्टर 5 को एनालिसिस करेंगे। अब चैप्टर 5 क्या है उस पर हम सब लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 जो है बेंडिंग स्ट्रेस है। नेक्स्ट आपका क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। तो आप देखिए बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पर जान चुके हैं, किसी भी सेक्शन पर शियर फोर्स जान चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होगा? बेंडिंग स्ट्रेसेस इन अ बीम। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन अ बीम। और हम सब लोग, अब क्वेश्चन ये आया कि बेंडिंग होता क्या है, तो ध्यान से पढ़िएगा। बेंड का मतलब कहीं कहीं फ्लेक्स लिखा रहेगा। बेंड मींस मुड़ना, नमन करना। बेंड मतलब क्या हुआ? नमन करना। तो इस सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग की बात है। तो नमन करना अगर है तो बेंड को हम लोग फ्लेक्स भी बोलते हैं। फ्लेक्स मतलब बेंड होता है। फ्लेक्सिंग भी अगर बोला जाए बेंडिंग को तो सेम बात है। फ्लेक्सिंग और बेंडिंग दोनों क्या है? सेम बात है। बात समझ में आ रही? तो अब क्वेश्चन कि बेंडिंग क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक बीम है, अगर कोई बीम है तो इसका जो लेंथ के अलोंग एक्सिस है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जब परपेंडिकुलर लोड लगाओगे, इसके परपेंडिकुलर लोड लगाओगे, तो इस लोड को हम ट्रांसवर्स लोड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स लोड। तो कौन सा लोड ट्रांसवर्स लोड होता है? लोड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज ट्रांसवर्स लोड। अब ट्रांसवर्स लोड क्या कराएगा? तो ट्रांसवर्स लोड आपको इसको ऐसे कराने की टेंडेंसी होगी। अब क्वेश्चन ऐसे कराने की टेंडेंसी में क्या बातें आई? ये जो बीम है ये किस एक्सिस के अबाउट मुड़ा? तो ऐसे ही तो मुड़ा। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल लोड लगाते तो ये बढ़ रहा होता, जो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसवर्स लोड की वजह से लेटरल डिफॉर्मेशन बेंडिंग कहलाता है। ट्रांसवर्स लोड की वजह से ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन क्या कहलाता है? बेंडिंग कहलाता है, या इसी को हम फ्लेक्सिंग भी कहते हैं। पर इसी में ध्यान रखिए, अगर एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो, अगर आपका क्या हो? एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो, एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहीं पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगाएं यहां पर ऐसे, तो भी ये आप ध्यान से कभी कभी देखे होंगे ये ऐसे मुड़ जाता है। तो ये भी तो आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्शन हुआ। ये भी तो आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही तो डिफ्लेक्शन हुआ। अगर आप किसी भी बड़े से, जैसे धनुष बना रहे हैं, तो जब धनुष को ऊपर से प्रेस किए, जब आप प्रेस किए, यहां आपने ट्रांसवर्स लोड नहीं लगाया, एक्सियल लोड लगाया, वो भी एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगाया। तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड की वजह से ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन का कहलाता है बकलिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बकलिंग। दोनों में अंतर है।
बकलिंग में भी बीम लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट होता है और बेंडिंग में भी लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर ही डिफ्लेक्ट होता है, दोनों सिचुएशन में। पर बकलिंग जो है एक्सियल कंप्रेसिव लोड की वजह से है और बेंडिंग जो है, बकलिंग जो है एक्सियल कंप्रेसिव लोड की वजह से और बेंडिंग जो है एक्सियल क्या है, ट्रांसवर्स लोड की वजह से। तो ट्रांसवर्स लोड की वजह से किसी भी बीम का लेटरली डिफॉर्म हो जाना बेंडिंग कहलाता, बस इतनी सी बात है। तो बेंड मतलब फ्लेक्स, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम किसके, ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड इज नोन एज बेंडिंग ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड इज नोन एज बेंडिंग ऑफ बीम। ट्रांसवर्स को लेटरल भी बोल सकते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ कॉलम ड्यू टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज नोन एज बकलिंग ऑफ कॉलम। एक्सियल कंप्रेसिव लोड की वजह से बकलिंग और ट्रांसवर्स लोड की वजह से बेंडिंग। अब थोड़ा सा बात हम सब लोग कर लेते हैं, चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई एक बीम है, हम थोड़ा 3D कुछ समय के लिए बनाएंगे, बाद में हम लोग 3D नहीं बनाएंगे आगे से। तो ये आपका अभी 3D व्यू बन रहा है, ये आपका 3 डायमेंशनल जिसको हम एक बीम बना रहे हैं, ये बीम हो गया। इस बीम का ये वाली एक्सिस क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो अभी बनाने जा रहे हैं, इस प्लेन का ये आपका कलर वही रह गया, कोई बात नहीं। अगर हम इसकी बात करें, ये वाला एक्सिस जो कि सेक्शन में होगा, और एक एक्सिस इसकी बात करें, ये भी सेक्शन में होगा, तो देखिए एक लॉन्गिट्यूडनल और ये दोनों एक्सिस आपके ट्रांसवर्स एक्सिस है, दोनों क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है। बात समझ में आ रही? तो एक आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और दोनों आपके क्या हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। हमें लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा, ये भी ट्रांसवर्स और ये भी ट्रांसवर्स और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एकदम समझ में आ रहा है? तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर है, अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस लेंथ के अलोंग एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है, लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्रॉस सेक्शन में दिख रहा होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमेशा क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। पहली बात तो ये क्लियर हुआ। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो बातें अब करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे मोड़ना चाहें, अब अगर हम आपसे पूछे किस एक्सिस के अबाउट आप मोड़ रहे हैं, तो आप इसी रेड कलर एक्सिस के अबाउट बोलेंगे, ठीक है। कैसे ये बात पता चलती, तो आप क्या करिए, अपनी उंगलियों को मूवमेंट की डायरेक्शन में लगाइए, और जब ये बाहर की तरफ एक्सिस आएगा कि नहीं, तो ध्यान रखिए ये आपका क्या है, मूवमेंट। अगर कोई आपसे कहे कि सर हम आपका इधर की तरफ ऐसे मूवमेंट ऐसे मोड़ देना चाहते हैं, तो क्या ये इस एक्सिस के अबाउट है, ऐसे मोड़ देना चाहते हैं पीछे की तरफ, इसी प्लेन में पीछे ले जाना चाहते हैं, तो क्या ये ब्लैक कलर के एक्सिस के अबाउट है। और अगर कोई आपसे कहे एक और बात कि हम ऐसे मोड़ देना चाहते हैं, तो अब थोड़ा ध्यान से तीनों को देखिएगा, ये रेड कलर ये आपका हो गया 3 और ब्लैक कलर आपका हो गया 2 और रेड कलर आपका हो गया 1, ये क्या है 1। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 भी इसको 1 आपका बेंड कराना चाहता है, 1 आपका इसको ऐसे कराना चाहता है, 1 की इच्छा ऐसे है, ये 1 है। 1 जो है ऐसे मोड़ देना चाहता है ऊपर की तरफ, और 2 जो है इसी प्लेन में ऐसे मोड़ देना चाहता है, इसी प्लेन में इसको पीछे की तरफ मोड़ देना चाहता है, 2 ऐसे। और 3 जो है वो इसको ऐसे मरोड़ देना चाहता है, 3 इसको क्या करना चाहता है, मरोड़ देना चाहता है। अब अगर आप ध्यान से देखो
तो वन जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस इसके अबाउट मोड़ रहा है, टू जो है वो भी उधर पीछे की तरफ मोड़ रहा है, और जो थ्री है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट मोड़ रहा है। जो थ्री है वो किसके अबाउट, थ्री जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ऐसे मोड़ रहा है ना। बस अंगूठा ही डायरेक्शन बताता है जब आप उंगलियों को उस मूवमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई करें। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि वन जो है, वन एंड टू दोनों आपके किसके, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट है। दोनों आपके क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट है, और ये दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट हैं, इसलिए इनका नाम क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट। तो मूवमेंट अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस इज नोन एज बेंडिंग मूवमेंट। मूवमेंट अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस इज नोन एज बेंडिंग मूवमेंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट जो होता है वो आपका बेंडिंग मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इसी में अगर हम थ्री की बात करें तो थ्री जो आपका है वो आपका क्या है, थ्री क्या है, ये आपका ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क है। क्या है ये, ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क। तो मोमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज ट्विस्टिंग मोमेंट, और मोमेंट अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट। थोड़ा ध्यान से समझ के रखिएगा, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट, और ट्रांसवर्स एक्सिस लाइज ऑन द प्लेन बट बेंडिंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान से थोड़ा समझ के रखिएगा। अगला इसी में, अब जैसे ये है, जब आप लोड लगाए तो यहाँ पे जो मोटी सी बीम है वो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट झुकी। अगर हम इस सेक्शन पर बात कर लें, अगर हम इस सेक्शन पे बात कर लें यहाँ पर, तो इसी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट तो आप ऐसे घुमाना चाहते हैं, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट घुमाना मतलब क्या है, बेंड कराना है। अब बेंडिंग दो तरीके का होता है, बेंडिंग आपका क्या होगा, दो तरीके, एक यूनिफॉर्म बेंडिंग और एक नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग। अब ये क्या होता है गुरुजी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म बेंडिंग वह बेंडिंग होता है, यूनिफॉर्म बेंडिंग वह बेंडिंग हो जिसमें पूरी लेंथ, बीम के लेंथ के अलोंग बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो। ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म बेंडिंग, और इसी को हम सब लोग प्योर बेंडिंग अभी पढ़ेंगे। देखिए जब प्योर बेंडिंग पढ़ेंगे, मर्ज करना, मान लीजिए प्योर बेंडिंग नहीं है, बेंडिंग मोमेंट भी है और शियर फोर्स भी है, तो मर्ज करने की बात आएगी, और जब मर्ज करने की बात आएगी तो हम सब लोग अलग अलग पढ़ने के बाद में मर्ज कर लेंगे, कंबाइन लोडिंग। अभी हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म बेंडिंग, केवल बेंडिंग पढ़ना है। तो यूनिफॉर्म बेंडिंग का मतलब है, यूनिफॉर्म बेंडिंग का मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो। किसके, कहां पे कांस्टेंट हो, तो थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ, पूरे लेंथ के अलोंग बेंडिंग मोमेंट अगर कांस्टेंट है। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट अगर कांस्टेंट है तो इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब शियर फोर्स क्या हो, जीरो हो। तो देखिए ये बोलना सफिशिएंट नहीं है कि शियर फोर्स जीरो, ये बोलना सफिशिएंट है कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो। तो अगर ये बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट बोलते हैं तो शियर फोर्स जीरो अपने आप बता रहा है, पर शियर फोर्स जीरो ये बिल्कुल नहीं बताता कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट अगर कांस्टेंट है तो वो ये डिसाइड कर देता है कि शियर फोर्स जीरो होगा, पर अगर आपका बेंडिंग शियर फोर्स जीरो है तो ये बिल्कुल ये उल्टा नहीं कर रहा ना, ये बढ़ के नहीं कर रहा। बेंडिंग मोमेंट बापू है, वो बोला तो बेटे को सुनना पड़ेगा, पर बेटा अगर बोल रहा है तो बाप सुने, ऐसा जरूरी। शियर फोर्स जीरो होना ये बिल्कुल नहीं बताता कि बेंडिंग मोमेंट कुछ होगा या कांस्टेंट होगा। हम, हाँ, ये बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होना ये बिल्कुल बताता है कि शियर फोर्स उस लंबाई में जीरो होगा। तो यूनिफॉर्म बेंडिंग का मतलब ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म बेंडिंग और प्योर बेंडिंग का मतलब, जब भी प्योर बेंडिंग आए ओनली बेंडिंग मोमेंट विल बी प्रेजेंट, केवल बेंडिंग मोमेंट होगा, और उस समय शियर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो बेंडिंग मोमेंट पूरी लंबाई में कांस्टेंट होगा। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल आपको दे दिया कि अगर यहाँ m लग रहा हो तो इस केस में आपका शियर फोर्स क्या रहेगा,
इस केस में शियर फोर्स हर जगह 0 रहेगा, क्योंकि शियर फोर्स है ही नहीं, और बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, हर जगह कांस्टेंट रहेगा। बेंडिंग मोमेंट आपका हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यूनिफॉर्म बेंडिंग या प्योर बेंडिंग का मतलब, शुद्ध रूप से बेंडिंग का मतलब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट। अगर ऐसे हम देखें, यहां पॉइंट लोड की बात करें, तो इस पॉइंट लोड के केस में आप ध्यान से देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि इस केस में शियर फोर्स कांस्टेंट है और बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है। बेंडिंग मोमेंट क्या है, नेगेटिव, और हर एक सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है। तो अगर हर एक सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट वेरी करे तो नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग कहलाता है। या फिर अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट ना हो तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग कहते हैं। कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट द लेंथ इज नोन एज प्योर बेंडिंग और यूनिफॉर्म बेंडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिफॉर्म बेंडिंग की बात हम लोग कर लिए। अब जैसे इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन डायग्राम है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर क्या लिखा उसको अभी छोड़िए, ऊपर लिखा प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या होता है। प्लेन ऑफ बेंडिंग हैच सेक्शन, आप देखिए केवल हैच सेक्शन। आप किसी भी, आप अपने इरेजर को लीजिए, अपने इरेजर को लेंगे तो आप तीन तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप कट कर सकते हैं। तीन तरीके से। ऐसे एक आपका क्यूबॉइड है, अब इसको काटने की बारी जब आएगी, मान लो इसको कट करना है, तो जब कट करने की बारी आएगी तो एक तो ऐसे कट कर दो, एक ऐसे कट कर दो, एक दूसरा कैसे कट कर सकते हो, एक ऐसे परपेंडिकुलर ये कट कर दो, और एक आप और कट कर सकते हो ऐसे हॉरिजॉन्टल। तीन सेक्शंस आपको अलग अलग दिखने चाहिए। एक ऐसे वर्टिकल गए, ऐसे काट दिए, एकदम ऊपर ऐसे आधा आधा काट दिए, एक ऐसे आधा आधा काट दिए, और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल कट कर दी। बात समझ में? अब फिर से, जब आप एक क्यूबॉइड आपको दिया गया, इस क्यूबॉइड में अगर आप ध्यान से देखें, अपने से माना भी गया है ये x है और ये y है और ये z है। अब अगर हम x का नाम पूछे तो आप कहोगे गुरुजी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इस समय ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, क्योंकि ये लेंथ के अलोंग है। और y और z ये दोनों इस सेक्शन में दिखेंगे, इधर z होगा और इधर y होगा। तो y और z इस समय क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है। y और z क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस हैं। y और z को हम लेटरल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। अब अगर z के अबाउट आपने मोमेंट लगाया, जैसे इस केस में z के अबाउट मोमेंट लगाया, z के अबाउट, अब ये बेंडिंग मोमेंट जिस प्लेन में लाई करता है, बेंडिंग मोमेंट जिस प्लेन में लाई करता है, अगर आप ध्यान से देखो तो बेंडिंग मोमेंट इस क्रॉस सेक्शन में जो हैश सेक्शन है इसी में लाई कर रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट जिस प्लेन में लाई करता है, यही लिखा हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट वह प्लेन जिसमें ये सब आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वह प्लेन जिसमें बेंडिंग मोमेंट लाई करता है, जिसमें बेंडिंग मोमेंट लाई करता है, क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ बेंडिंग कहलाता है। वह प्लेन इस हैश सेक्शन में ही तो बेंडिंग मोमेंट लाई करेगा, तो वह प्लेन जिसमें बेंडिंग मोमेंट लाई करता है प्लेन ऑफ बेंडिंग कहलाता है। और अगर हम प्लेन वेक्टर, अगर हम इसकी बात करें मोमेंट वेक्टर, तो मोमेंट वेक्टर कैसे पता चलेगा, उंगलियों को m की डायरेक्शन में घुमाइए, एक्स जो अंगूठा होगा ये मोमेंट वेक्टर बताएगा। तो मोमेंट वेक्टर हमेशा जो होता है प्लेन ऑफ बेंडिंग के परपेंडिकुलर होता है। मोमेंट वेक्टर हमेशा क्या होता है, प्लेन ऑफ बेंडिंग के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन ऑफ बेंडिंग के परपेंडिकुलर होता है। मोमेंट वेक्टर हमेशा प्लेन ऑफ बेंडिंग के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखिए। इस केस में प्लेन ऑफ बेंडिंग h है और जो मोमेंट वेक्टर है वो z है। मोमेंट वेक्टर इस समय क्या है, z है। अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्रॉस सेक्शन ये होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर काट दोगे तो इस समय ट्रांसवर्स सेक्शन का परपेंडिकुलर x होगा। तो यहां थोड़ा और ध्यान दिए, मोमेंट इफ m इज अलोंग z डायरेक्शन, अगर मोमेंट वेक्टर z डायरेक्शन में हो तो उस समय प्लेन ऑफ बेंडिंग xy होगा।
जैसे इसमें बात करें तो ये प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या है, उधर x है और वर्टिकल y है, और मोमेंट वेक्टर किधर है, z है। प्लेन ऑफ बेंडिंग एक्स वाई है और मोमेंट वेक्टर किधर है, जेड है, तो मोमेंट वेक्टर जेड और प्लेन ऑफ बेंडिंग एक्स वाई। मोमेंट वेक्टर हमेशा प्लेन ऑफ बेंडिंग के क्या होता है, मोमेंट वेक्टर हमेशा क्या होगा, प्लेन ऑफ बेंडिंग के परपेंडिकुलर। जेड हमेशा एक्स वाई प्लेन की क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो वही बात कह रहा है कि अगर एम आपका जेड के अलोंग है तो प्लेन ऑफ बेंडिंग एक्स वाई प्लेन होगा। अगर मोमेंट आपका वाई के अलोंग है तो प्लेन ऑफ बेंडिंग एक्स जेड होगा, और मोमेंट वेक्टर एक्स के अलोंग है तो प्लेन ऑफ बेंडिंग वाई जेड होगा। हमेशा मोमेंट वेक्टर हमेशा प्लेन ऑफ बेंडिंग के परपेंडिकुलर। जैसे इसी में अगर हम बात करें तो मोमेंट वेक्टर जेड के अबाउट है, ऐसे लगाया मुड़ गया ऐसे, तो मोमेंट वेक्टर जेड के अबाउट है, पर जब प्लेन ऑफ बेंडिंग बनाएंगे तो प्लेन ऑफ बेंडिंग आपका एक्स वाई होगा। प्लेन ऑफ बेंडिंग, जो प्लेन ऑफ बेंडिंग होगा वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मूवमेंट आपने मान लीजिए ऐसे लगा दिया, ऐसे मूवमेंट लगा दिया, ये ऐसे मूवमेंट लगा दिया, तो ये आपका जो ये वाला है ये प्लेन ऑफ बेंडिंग है। ये क्या है, प्लेन ऑफ बेंडिंग। और ये जो क्रॉस सेक्शन, ये थोड़ा सा बड़ा करके बताया गया, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। ऐसे जब वर्टिकल ऐसे कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन मिलेगा। अब इस समय अगर आप ध्यान से देखो, जैसे आपने मूवमेंट लगाया, जैसे आपने मूवमेंट लगाया, क्या हुआ, मामला क्या हुआ। जब आप मूवमेंट ऐसे लगाओगे तो क्या आप नीचे के सारे फाइबर को ऐसे खींच रहे होते हैं और ऊपर के सारे फाइबर को कंप्रेस कर रहे होते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम इसको ढेर सारे स्लैब्स के स्टैक के फॉर्म में देखें, ढेर सारे ऐसे स्लैब एक दूसरे के ऊपर हैं, तो जब आप एम ऐसे लगा रहे होते हैं तो आप इन सबको नीचे वाले तो खींच रहे होते हैं, नीचे वाले प्लेन्स को खींच रहे होते हैं, पर ऊपर वाले प्लेन को आप दबा भी रहे होते हैं। नीचे वाले सारे प्लेन खींच रहे होते हैं, ऊपर वाले सारे प्लेन दब रहे होते हैं। ये ऐसे खींचेगा और ये ऐसे दबेगा। तो एक ऐसा प्लेन होगा, एक ऐसा फाइबर होगा जो ना तो दबेगा ना तो खींचेगा। तो एक ऐसा फाइबर, एक ऐसा फाइबर, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल फाइबर जो ना तो इलोंगेट होगा ना तो शॉर्ट होगा, तो ऐसे फाइबर्स को न्यूट्रल फाइबर कहेंगे। ऐसे फाइबर को क्या कहेंगे, न्यूट्रल फाइबर, न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल फाइबर। प्लेन के साथ इसको प्लेन भी बोल सकते हैं। तो न्यूट्रल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो ना तो इलोंगेट होता है ना तो शॉर्ट होता है। बात समझ में आ रही। अगर आप ईमानदारी से ध्यान से देखें तो न्यूट्रल फाइबर तो हॉरिजॉन्टल है, क्रॉस सेक्शन ऐसे वर्टिकल है, और बेंडिंग मोमेंट ऐसे पर। तो प्लेन ऑफ बेंडिंग, क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल फाइबर तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। प्लेन ऑफ बेंडिंग, क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल फाइबर तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, और क्रॉस सेक्शन से ऐसे जाता हुआ क्या है, न्यूट्रल फाइबर। ऐसे पीछे की तरफ भी है, न्यूट्रल फाइबर आपका पीछे की तरफ भी है। तो ये आपका न्यूट्रल फाइबर। अब ध्यान से देखो, ये न्यूट्रल फाइबर, ये खींचा नहीं, ये खींचा नहीं, ये न्यूट्रल फाइबर है, और ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल फाइबर एक दूसरे को एक लाइन पर कट करते हैं। क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल फाइबर ऐसे दो पेपर्स, एक पेपर वर्टिकल है और एक पेपर ऐसे हॉरिजॉन्टल है, एक पेपर ऐसे हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों पेपर एक दूसरे को कहां कट करेंगे, एक लाइन पर। क्रॉस सेक्शन, ध्यान सुनिएगा, इसी को हम न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। ये लाइन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रॉस सेक्शन, देखिए क्रॉस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस पूरी दिखेगी। द इंटरसेक्टिंग लाइन, किसकी इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड न्यूट्रल फाइबर। इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड न्यूट्रल फाइबर इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस। क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल फाइबर का जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा यही क्या कहलाएगा, न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। एकदम क्लियर हो रहा है ना सबको। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन और किसका, न्यूट्रल फाइबर का इंटरसेक्टिंग लाइन। और न्यूट्रल एक्सिस आपको हमेशा कहां पर दिखेगा, क्रॉस सेक्शन में दिखेगा ही दिखेगा,
न्यूट्रल एक्सिस आपको क्रॉस सेक्शन में दिखेगा। अगर आप मोमेंट लगाएंगे तो इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल, इस तरह की मोमेंट लगाने पर, अगर उल्टा कर दे तो बातें बदले, इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्रॉस सेक्शन में बात करेंगे तो टेंसाइल लोड होगा और ऊपर क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। अब किसी भी सेक्शन में अगर हम बात करें, नीचे पॉजिटिव इधर खींच रहे हैं और ऊपर दबा रहे हैं, नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए। ऊपर यहां आप दबा रहे हैं, ये क्या है, कंप्रेशन में है, ये क्या है, कंप्रेशन में है, और ये किस में है, ये टेंशन में है। तो आप किसी एक सेक्शन से पूछो तो कहेगा भैया न्यूट्रल के नीचे टेंशन है और न्यूट्रल के ऊपर कंप्रेशन है, न्यूट्रल का हाल अच्छा है, ना तो दबाव है ना तो खिंचाव है। पहली बात, प्लेन ऑफ बेंडिंग, न्यूट्रल फाइबर, क्रॉस सेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्रॉस सेक्शन और न्यूट्रल फाइबर का इंटरसेक्टिंग लाइन न्यूट्रल एक्सिस होता है। न्यूट्रल एक्सिस के बिलो टेंशन है तो एबव कंप्रेशन होगा, एबव टेंशन है तो बिलो कंप्रेशन होगा। अब टेंशन, यहाँ पे स्ट्रेस आपका कंप्रेसिव है और यहाँ पे क्या है, टेंशन। आप खुद सोचिए, जब आप ऐसे मोड़ेंगे, जब आप ऐसे मोड़ेंगे तो नीचे वाले खींच रहे होंगे, ऊपर वाले को दबा रहे होंगे। समझ में आया? और किसी भी क्रॉस सेक्शन पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। और अगर नेट फोर्स आप 0 चाहते हैं तो ऊपर जितना कंप्रेसिव फोर्स हो, नीचे उतना टेंसाइल फोर्स हो। और ऊपर नीचे अगर आपका फोर्स बराबर है, उस सिचुएशन में आपका एरिया बराबर होना जरूरी नहीं है। फोर्स इंटू स्ट्रेस इंटू एरिया का गुणनफल बराबर होना जरूरी है। तो उस सिचुएशन में आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस से ही पास करता है। न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस से ही पास करता है। बात समझ में आ रही है? तो इतना आप सब लोग को समझ में हमारे ख्याल से आ गया होगा। और फिर हम सब लोग, जैसे आपका इसमें इस डायग्राम के हिसाब से हम आंसर करें तो जो आपका प्लेन ऑफ बेंडिंग है, इस फिगर के हिसाब से प्लेन ऑफ बेंडिंग जो है वो एक्स वाई है। ये एक्स वाई क्या है, प्लेन ऑफ बेंडिंग। क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्रॉस सेक्शन वाई जेड प्लेन है, वाई और जेड प्लेन है। और अगर हम न्यूट्रल फाइबर की बात करें तो वो एक्स जेड प्लेन है। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो एक्स वाई प्लेन ऑफ बेंडिंग है, वाई जेड प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और एक्स जेड एक्स या ऐसे एक्स जेड क्या है, न्यूट्रल प्लेन है, गिवन फिगर के हिसाब से और गिवन एक्सिस के हिसाब से। तो ये आपका एक्स वाई जो है प्लेन ऑफ बेंडिंग, y और x, सॉरी जेड एक्स जो है, जेड और x जो है, जेड और x आपका न्यूट्रल फाइबर, और x सॉरी जेड और y, जेड और y जो ऐसे बाहर, ये क्रॉस सेक्शन है। तो जेड और y आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन, जेड एक्स आपका प्लेन ऑफ बेंडिंग है। अब बेंडिंग इक्वेशन हम सब लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी आप सब लोग क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहिए, 1 by 1 सीरीज में सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।